हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग कंट्रासेप्टिव यहाँ पे मेथड देख रहे थे, आज हम लोग देखेंगे पिल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिल्स का मतलब होता है टैबलेट। ओके, ये टैबलेट ऐसे नहीं ली जाती, टैबलेट फीमेल्स लेती हैं ताकि जो बोल सकते हैं कंट्रासेप्टिक मेथड के थ्रू ये लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स कि इसको ओरली लिया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ द पिल्स और टैबलेट। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द फीमेल। ठीक है, ओरली इनको लिया जाता है। इनमें स्मॉल डोजेज होती हैं दो हार्मोन्स, या तो ये होंगे प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है, या फिर होंगे प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन को लिया जाता है कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए। कौन लेता है? फीमेल्स लेती है, इंपॉर्टेंट है। They are used in the form of the tablet and hence are the popularly called as the pill। ठीक है, इनको टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलरली पिल्स कहते हैं। Pills have to be taken daily for the period of 21 days starting preferably within the first 5 days of the menstruation cycle। देखिए इसको लिया कैसे जाता है। मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, उसका जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है वो चल रहा है। ठीक है, 1 से लेके 5 डे तक उसका क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। इसी के बीच में वो सेकेंड डे या थर्ड डे से ले सकती, फोर्थ फिफ्थ किसी भी डे अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यहाँ पे बोल सकते हो थर्ड डे से पिल्स लेगी। ठीक है, वो पिल्स को लेगी अगले आगे तक 21 डेज तक लेगी। ठीक है, ये 21 डेज तक उसे लगातार पिल्स को लेना है। पिल्स को लेना कैसे है? जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम हो रहा है, जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा है उस टाइम, उसी के बीच में दूसरे तीसरे चौथे या फिर 5वें दिन जो भी यहाँ पे डे है वो उस समय से क्या लेगी? पिल्स लेना स्टार्ट करिए और लगातार उसको 21 डेज तक पिल्स को लेना है, तभी आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। After a gap of the 7 day during which the menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desired to prevent the conception। बोला गया है कि यहाँ पे 7 दिन का गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 डेज का मान लेते हैं कि 30 दिन का ही एक महीना होता है। तो यहाँ पे 21 डेज लगातार फीमेल अगर पिल्स ले रही है ताकि वो क्या कर सके? कंसेप्शन को रोक सके, मीन्स प्रेगनेंसी को डिले कर सके या रोक सके, उसकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 दिन का जो गैप होगा वो गैप क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर से इसी मेंस्ट्रुएशन में ही, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है इसी में ही फिर से फीमेल को फिर से एक नया स्टार्ट करना है पिल्स का टाइम। इसी जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है इसी के बीच में आप तीसरा चौथा जो भी 5वां दिन है इसी में ही स्टार्ट करना और लगातार 21 डेज तक पिल्स को खाना, जब तक उसकी डिज़ायर है, जब तक वो चाहती है प्रिवेंट करना क्या? कंसेप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेगनेंसी। जब तक वो चाहेगी तब तक। पिल से होता क्या? अभी देखिए इनका फंक्शन। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द अलर्ट द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल मेकर्स टू प्रिवेंट द रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये जो फंक्शन है पिल्स का वो कैसा होगा? पहला कि ओव्यूलेशन को रोकेगा, जो फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम है 14 डे, ओव्यूलेशन को रोकेगा। दूसरा, अगर ओव्यूलेशन हो भी गया, आगे फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो इम्प्लांटेशन को रोकेगा। इसके अलावा जो सर्विकल म्यूकस है ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेगा ताकि अगर स्पर्म इंटर कर गया है वजाइना के थ्रू तो वहाँ पे क्या होगा? स्पर्म को मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 फंक्शन है किसके? पिल्स के। पहला, ओव्यूलेशन को रोकेगा, इनहिबिट का मतलब रोकना, ओव्यूलेशन को रोक रहा है, इम्प्लांटेशन को रोक रहा है, इसके अलावा जो क्वालिटी है सर्विकल म्यूकस को उसमें चेंजेस ला रहा है ताकि जो स्पर्म की एंट्री होगी उसे रिटार्ड कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। Pills are very effective with a lesser side effect as well as are accepted by the female। बोला जा रहा है कि जो पिल हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं ताकि इससे प्रेगनेंसी रोकी जाए। इसके अलावा इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं और इसको ज़्यादा तक महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। सहेली की बात करते हैं। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। जो सहेली है एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव या बोल सकते ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल होती हैं, यहाँ पे कोई भी हार्मोन नहीं होता। ठीक है, इट इज़ वंस अ वीक पिल, मतलब कि हफ्ते में बस एक बार इसका इस्तेमाल करना है। सहेली जो एक ऐसा पिल है जो नॉन स्टेरॉइडल है, कहाँ बना है? CDRI जो लखनऊ में है, ठीक है, वहाँ पे बना है। इसके अलावा एक क्या है? वंस अ वीक पिल, मतलब कि हफ्ते में बस एक बार इसका इस्तेमाल करना है। विथ अ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। इसमें साइड इफेक्ट आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, बल्कि कंट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी क्या है? हाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। Progesterone alone or in combination with the estrogen can also be used by the female as a injection or implant under the skin। ठीक है, जो प्रोजेस्ट्रोजन है
या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लिया जाए, जैसे कि पिल्स में कॉम्बिनेशन दिया गया था, ठीक है, ओरली ले रही थी फीमेल, ठीक है, दवा के रूप में खा रही थी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो इंजेक्शन का जो कंपोजिशन है यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन है, या फिर इम्प्लांट किया जा रहा है स्किन के अंदर, ठीक है। ये देखिए ये इम्प्लांट है, ये देखिए कुछ निडल जैसा है, इसको क्या किया जाता है, स्किन जो पहला यहाँ पे जो लेयर है सेकेंड थर्ड लेयर के में ही डाल दिया जाता है, और इसका जो इफेक्ट होता है हम लिख सकते हैं इसका जो इफेक्ट है 5 to 6 ईयर होता है, 5 से 6 साल तक क्या होता है, धीरे 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 इसमें से क्या होता है, हार्मोन्स निकलते हैं और ये क्या करते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही सेम कंपोजिशन है जैसे कि पिल्स का, तो फंक्शन भी सेम होगा। दियर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स एंड दियर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ यहाँ पे एक्शन है, जिस तरीके से पिल्स काम कर रहे उसी तरीके से इंजेक्शन भी काम कर रहे हैं, इम्प्लांट्स भी काम कर रहे हैं, बट इनका जो टाइम ड्यूरेशन है क्या है, ज़्यादा है। पिल्स तो तभी तक काम करेगा जब तक फीमेल की डिज़ायर है 21 डेज उसे अगर खाना है पिल्स तो खाएगी, या फिर सहेली 1 वीक में 1 टाइम वो ले रही है तो उसको लेगी जब तक उसकी इच्छा है। लेकिन अगर एक बार कोई इंजेक्शन लगवा लिया, इम्प्लांट लगवा लिया, तो उसका जो भी टाइम है 5 से 6 साल, उसके बाद ही इसका इफेक्ट खत्म होगा। तो इसका बोल सकते हैं कि जो पीरियड है, ठीक है, वो क्या है, हाई है। Administration of the progestogen or the progestogen estrogen combination or IUD within the 72 hours of the contest have been found to be very effective as an emergency contraceptive, as they could be used to avoid the possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse। क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल में, तो वो कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया और क्या हुआ, अचानक से ऐसा हुआ, ऐसा उनको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डाउट हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आगे। या फिर रेप के केस में देखा जाता है कि अगर किसी का रेप हो गया तो उसको इमरजेंसी कंट्रासेप्ट दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन के या आगे प्रेगनेंसी होने की उसे ख़त्म किया जाए। उसे कैसे ख़त्म करते हैं, या बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो पिल्स का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, आयोडीज के साथ 72 आवर्स में, मतलब कि 3 दिन के अंदर में, ठीक है। अगर किसी के साथ रेप हुआ हो या फिर कोई अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर रहा हो, उस टाइम अगर उसे डाउट है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है इन फ्यूचर, तो उसे 72 आवर्स के अंदर ही उसे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव दिया जाता है। दिया कैसे जाता है, प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम एज पिल्स विद आयोडीज के साथ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड है, नाम से लग रहा है कि सर्जरी हो रही है, और जो एक बार सर्जरी हो गई तो फिर दोबारा कहाँ से सही होगा। तो जो सर्जिकल मेथड होगा बहुत अच्छा तो है कंट्रासेप्टिव, बट इरिवर्सिबल है, दोबारा से सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक बार सर्जरी करा लिया, जिसने नसबंदी करा ली, तो आगे नहीं चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन एंड जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज टू टर्मिनेट द मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, ठीक है। ये तभी एडवाइस किया जाता है कि जब इनके पेरेंट्स को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको अब बच्चा नहीं चाहिए, अब वो टर्मिनेट कराना चाहते हो, हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड, जिसमें या मेल फीमेल दोनों के बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या होगा, कट किया जाएगा, टाइट किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा ताकि आगे कोई प्रेगनेंसी ना हो सके। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। जो सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, जो जिसने सर्जरी करा रखी है, नसबंदी करा रखी है, उसमें गैमेट तो बनेंगे लेकिन गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है। Sterilization procedure in the male is called vasectomy and there that is in female that is called tubectomy, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन होता है, जो सर्जरी होगी, दोनों में होगा, मेल फीमेल दोनों में होगा। जो मेल में होता है उसे हम वैसेक्टोटोमी कहते हैं। नाम से क्या रह रहा है, वैसेक्टोटोमी, यहाँ पे नाम से ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए वैसेक्टोटोमी का मतलब है कि जैसे लग रहा है कि वॉस डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो एसेसरी डक्ट थे, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे वॉस डिफरेंस, इनमें क्या होगा, कट होगा, टाइट होगा। ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं, जो फीमेल में हो रही है, किसके बारे में बात की जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मेल के में। इन वैसेक्टोमी द स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, whereas in the tubectomy small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina, ठीक है। क्या होता है कि जो वैसेक्टोटोमी होती है मेल में होती है, स्क्रोटम से
ठीक है। जो स्क्रॉटम है, जो बोल सकते हैं ऐसा पार्ट जो मेल के एब्डोमेन से बाहर है, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा हो सकता था, इसीलिए बाहर किया गया है स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम से क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा इंसिजन किया जा रहा है, थोड़ा सा चीर फाड़ किया जा रहा है, ताकि जो वॉस डिफरेंस है उसे कट किया जाए और उसको फिर टाइट किया जाए, धागे से बांध दिया जाए। ठीक है, गैमेट बनेंगे लेकिन गैमेट का ट्रांसफर रोका जा रहा है, क्योंकि गैमेट के ट्रांसफर के लिए एसेसरी यहाँ पे बोल सकते हैं डक्ट तो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब वॉस डिफरेंस कट कर दिया जाएगा तो आगे स्पर्म कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, सीमाइनर बोल सकते हैं यहाँ पे सीमाइनर वेसिकल के पास नहीं पहुँच पाएगा, और आगे के जो पाथवे है वहाँ तो नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गैमेट बनेंगे लेकिन उनके रास्ते ब्लॉक हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से गैमेट आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं ट्यूबैक्टोटोमी की, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट होगा वहाँ पे कट किया जाएगा, उसको भी टाइट किया जाएगा, धागे से बांधा जाएगा, या तो एब्डोमेन से चीरा लगाया जाएगा या तो वजाइना के थ्रू ऐसा किया जाएगा। दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बट दियर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आगे कोई चांसेस नहीं है प्रेगनेंसी होने के, बट अगर फीमेल चाहती है या मेल चाहता है कि आगे प्रेग्नेंट हो तो फिर वो प्रॉब्लम होगा, फिर ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं वेसेक्टोटोमी की बात करते हैं, मेल में होता है, यहाँ पे ये हो गया टेस्टिस, ये वाला पार्ट, ये हो गया एपिडिडाइमिस, यहाँ से निकला वॉस डिफरेंस, यहाँ पे कट लगा दिया गया वॉस डिफरेंस में और फिर से टाइट कर दिया गया। गैमेट कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं, सेमनी फ्रेस्टिबल में बन रहे हैं, स्पर्म वहाँ बन रहे हैं, लेकिन इनका ट्रांसफर रोक दिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्यूबैक्टोटोमी की, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं ओवरी से, यहाँ से ज़्यादा हुआ गैमेट यहाँ पे जाएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। तो जो भी स्पर्म वगैरह यहाँ से यहीं तक आ पाएंगे, यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के एम्पुलर रीजन ऑफ द ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जब यहाँ पे स्पर्म आ चुके हैं, यहाँ आगे नहीं जा सकते, जो भी गैमेट बने हैं आगे नहीं ट्रांसफर हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे कट लगा के टाइट किया गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबैक्टोटोमी बोलते हैं इन फीमेल। ठीक, वजाइना के थ्रू होगा या फिर एब्डोमेन के थ्रू होगा, लेकिन जो मेल में वेसेक्टोटोमी है स्क्रॉटम पे इंसिजन किया जाएगा। ठीक है, it needs to be emphasized that the selection of the suitable contraceptive method and its use should always be taken under in the consultation with the qualified medical professional। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जो सिलेक्शन है कि किस प्रकार आपको कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, आप इसकी सलाह या इसके बारे में किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स से लीजिए जो कि मेडिकली प्रोफेशन में क्वालिफाइड हो। ठीक है, One must also remember that the contraceptives are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो इंसान बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं इनका रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब ज़रूरत है तभी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करिए, बाकी रेगुलर बेसिस पे मत करिए। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज़ द कंसेप्शन प्रेगनेंसी। क्योंकि जो कंट्रासेप्टिव मेथड है इसको हम लोग एक नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट में, जो प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन एक नेचुरल मेथड है, उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का प्रेगनेंसी या फिर कंसेप्शन हो। One is forced to use these method either to prevent the pregnancy or to delay or space pregnancy due to the personal reason। ठीक है, जो कंट्रासेप्टिव मेथड है इसका इस्तेमाल या तो तब करना चाहिए जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, या तब चाहती है, या तब इस्तेमाल करना चाहिए जब वो चाहती है कि जो बच्चे हैं उनके बीच में गैप हो या प्रेगनेंसी डिले हो। ठीक है, No doubt the widespread use of these method have a significant role in checking uncontrolled growth population। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जब से कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं लोग तो पॉपुलेशन का रेट थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। बट अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाएगा तो कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे फीमेल्स में। चलिए देखते हैं साइड इफेक्ट। हाउएवर देयर possible ill effect like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstruation bleeding or even the breast cancer do not very significant and should not be totally ignored। बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे अगर रेगुलर बेसिस पे कंट्रासेप्टिव मेथड फीमेल इस्तेमाल कर रही है। तो उसे नोजिया होगा, उसका जी मिचलाएगा, वोमिटिंग जैसा फीलिंग आएगा, एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है, पेट में दर्द होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मीन्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होगा, एक्सेसिव यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो टाइम है वो क्या हो जाए, मिस हो सके, ठीक है, इरेगुलर हो जाए। इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है फीमेल में अगर वो ज़्यादा समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल
जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तब करना चाहिए, बाकी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ इफ़ेक्ट भी अच्छे हैं और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं अगर आप ज़्यादा समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं MTP। MTP का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल का मतलब क्या है? मेडिकल, हॉस्पिटल में, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब ख़त्म किया जा रहा है प्रेगनेंसी को, मतलब कि यहाँ पे अबॉर्शन कराया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। डेफिनेशन क्या दिया गया है? इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द MTP, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है। MTP का फुल फॉर्म क्या है? MTP कोई क्यों कराता है? अपनी इच्छा से कराता है। इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी, वो खुद चाहता है कि प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाए, अबॉर्शन कराया जाए, ठीक है। इसी को कहते हैं इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है MTP का? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कि मेडिकली यहाँ पे मेडिकल की हेल्प से प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा रहा है, ओके। Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account to the 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in the year. लगभग 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म हो रहे हैं, जो कि 1/5 है, सिर्फ 1/5वां भाग है किसका? कंसीव प्रेगनेंसी का। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं पूरे संसार में देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, तो 1/5 जो प्रेगनेंसी है उनका क्या कराया जा रहा है? यहाँ पे अबॉर्शन कराया जा रहा है, MTP कराया जा रहा है, जो कि 45 to 50 मिलियन है, ओके। Whether to accept the legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, रिलीजियस और सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। बहुत जगह ऐसा है कि MTP को लीगलाइज नहीं किया गया है, लोगों को लगता है कि ऐसा करना पाप है, हत्या है। इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, बहुत सारे यहाँ पे सोशल इशू हैं जिसकी वजह से हर जगह MTP कराना सही नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेज़ है, पहले फैमिली प्लानिंग किया 1951 में, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, जब यहाँ पे बोल सकते हैं पॉपुलेशन का जो यहाँ पे रेट है वो हाई हो गया, तो उसने क्या किया? MTP को भी यहाँ पे लीगलाइज कर दिया इंडिया में, कि ख़त्म करो, इतना पॉपुलेशन नहीं चाहिए था जितना रफ्तार में लोग बढ़ रहे हैं। तो 1971 में इंडिया के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने MTP को लीगलाइज्ड कर दिया, कानूनी रूप से बोल दिया कि आप MTP करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी करा ले, ठीक है। विथ सम रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे कि लोग इसका मिसयूज ना करें। Such restrictions are all the more important to check the indiscriminate and illegal female foeticide which are reported to be high in India, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन ये था कि लोग क्या कर रहे थे? सेक्स डिटर्मिनेशन करा ले रहे थे टाइम से पहले, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन करा लिए, और पता चल गया कि बेटी है, फीमेल है, फोर्टिसाइड, तो उसे ख़त्म करा दे रहे थे, तो जो कि इलीगल था। MTP ये नहीं कह रहा था कि आप फीमेल फोर्टिसाइड को ख़त्म करें, ठीक है। MTP ये कह रहा था कि अगर बच्चे की जान को खतरा है, माँ की जान को खतरा है, या फिर ऐसा कुछ है कि आप बच्चे नहीं चाहते, होता है ना कि यहाँ पे कोई बिना प्रोटेक्शन के यहाँ पे इंटरकोर्स हो चुका है या रेप की कंडीशन, उस टाइम MTP के लिए लीगलाइज था। बट अगर ये देखा जाए कि सेक्स को डिटरमाइन किया जाए और पता चला कि फीमेल है फोर्टिसाइड, ठीक है, मतलब कि जो यूट्रस में जो फीटस है वो क्या है? फीमेल है, तो आप इस तरीके से MTP का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि इलीगल है, ओके। Why MTP? MTP क्यों कराना है? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to the casual unprotected intercourse or the failure of the contraceptive used during the coitus or the rape, ठीक है। MTP क्यों MTP कराया जाए? इसलिए ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड इस्तेमाल नहीं किया गया, उस कंडीशन में MTP करा सकते हैं। या फिर कॉन्ट्रासेप्टिक का इस्तेमाल किया गया बट फेलियर हो गया, वो काम नहीं किया, या फिर रेप के टाइम, ठीक है, इस समय आप MTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये कोई नहीं देखेगा कि जो फीटस है ये मेल है या फीमेल है, अगर फीमेल है तो उसे मरवा दो, ऐसा नहीं करना है। ये क्या है? ये मिसयूज़ है MTP का, ठीक है। MTP are also essential in a certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both, ठीक है। MTP तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा उस केस में जहाँ पे कंटिन्यूसली फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, हर साल बाद, साल 1.5 साल बाद वो बच्चे को पैदा कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मदर के हेल्थ को भी खतरा है
और बच्चे की जान को भी खतरा है, दोनों का हेल्थ सही नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में जब कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होगा, फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है मदर के लिए भी, फीटस के लिए भी, या दोनों की जान के लिए। इस कंडीशन में एमटीपी कराना ज़रूरी हो जाता है। एमटीपी के लिए देखिए यहाँ पे कुछ सेफर, यहाँ पे बोल सकते हैं सेफ टाइम है कि एमटीपी कब तब कराएं जब ये इस टाइम पे आपने करना है कि अबॉर्शन कराना है। अगर इसके बात कराएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। एमटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले 3 महीने, दैट इज अपॉन 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। जो एमटीपी है बहुत ही ज़्यादा सेफ है, पहले के जो 12 हफ्ते हैं उसमें जो एमटीपी है क्या है, सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर द मच रिस्कर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है मतलब कि जो 6 महीने की बात करते हैं, 4, 5, 6 महीने, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्कर है। One disturbing the trend observed is that the majority of the MTP are performed illegally by unqualified quick, which are not only unsafe but could be fatal too. ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो MTP है ये परफॉर्म कराया जा रहा है उन लोगों से जो कि बिल्कुल ही उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, अनक्वालिफाइड लोग हैं वो, जिसकी वजह से जो अनसेफ है, ठीक है, अनसेफ मदर के लिए है, उनकी जान को भी खतरा है। MTP तो हो रहा, बच्चे को तो हटा ही रहे हैं अबॉर्शन करके, बट मदर की जान को भी खतरा है। तो ऐसा करने से माँ की जान चली जा सकती है, ठीक है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमिनोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, ठीक है। एक दूसरा एमटीपी का बोल सकते हैं यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है कि जो एमिनोसिंथेसिस है इसका इस्तेमाल करके सेक्स पता कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं ताकि पता कर सके कि जो फीटस है मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उनका एबॉर्शन करा रहे हैं, ठीक है, उसको हटा रहे हैं, मार रहे हैं। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by the MTP. This is totally against what is legal. ठीक है, जब ऐसा पता कर रहे हैं कि फीमेल है फोर्टिसाइड तो क्या कर रहे हैं, एमटीपी के द्वारा, ठीक है, इसको हटा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। ओके, आगे देखते हैं। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए डेंजरस है, मदर के लिए भी फीटस के लिए भी, दोनों को जान की खतरा है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड द अनप्रोटेक्टिव कॉर्टेस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे काउंसलिंग किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पे अवॉइड किया जा रहा है अनप्रोटेक्टिव कॉइटस, मींस की कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि जो रिस्क फैक्टर हो रहा है इलीगल अबॉर्शन कराने का, मींस की सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोवाइड किया जा रहा है मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो कि रिवर्स कर सकता है जो अनहेल्दी ट्रेंड है उसको ख़त्म कर सकता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बॉक्स में दिया गया इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एमटीपी टर्मिनेशन इन दी ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स एमटीपी के बारे में बात किया गया। अमेंडमेंट एक्ट इन 2017 लीगलाइज्ड कब हुआ था, 1971 में, लेकिन अमेंडमेंट कि कब किया गया था, 2017 में। वॉज enacted by the government of India with the intention of the reducing the incidence of the illegal abortion and the consequent the maternal mortality and the mobility, ठीक है। इसके थ्रू 2017 में जो MTP अमेंडमेंट किया गया था, इसके थ्रू गवर्नमेंट कहना चाहती है कि जो भी इलीगल अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे बोल सकते मैटरनल मोर्टेलिटी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मोबिलिटी हो रहा है, उसे रोका जाए। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन अ सर्टेन कंसिडरेशन ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। एमटीपी क्या हो रहा था, कुछ लोग अनक्वालिफाइड ऐसे लोगों से करा रहे जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, जो कि अनसेफ है मदर के लिए, ठीक है। तो अगर कोई एमटीपी कराना चाहता है पहले ट्राइमेस्टर तक, मीन्स कि 12 वीक से पहले, तो उसके लिए वन रजिस्टर यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर भेजा जाएगा, ठीक है। If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than the 24 week, the two registered medical practitioner must be the opinion formed in the good faith that the required ground exist। बोला जा रहा है कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है पर 24 वीक से कम है, अभी कुछ दिन रह गए हैं, तो इस टाइम जो भी यहाँ पे एमटीपी करेगा वो जो रजिस्टर यहाँ पे बोल सकते हैं मेडिकल यहाँ पे प्रैक्टिशनर होंगे वो यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, ताकि इस
तो इस तरीके से जो यहाँ पे ये हाईली रिस्क चांस है, क्योंकि जो MTP है वो सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, उनके फेथ की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये काम कर सकें। द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी आर, ठीक है, कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से यहाँ पे MTP कराया जा रहा है। The continuation of the pregnancy would involve in the risk to the life of the pregnant woman or of the grave injury, physical or the mental health, ठीक है। पहला क्या है कि अगर लगातार प्रेग्नेंट हो रही है मदर, तो उस कंडीशन में क्या है, बड़ा हाईली रिस्की है प्रेग्नेंट मदर के लिए, उसके जान को खतरा के लिए, या फिर उसको फिजिकली या मेंटली उसका हेल्थ सही नहीं है, इस कंडीशन में MTP कराना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है, देयर इज़ द सबस्टेशनल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वेयर बॉर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम सच अ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी एज बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। अगर ये देखा गया है कि जो बच्चा है वो हैंडीकैप्ड है, में फिजिकली या फिर मेंटली उसके कोई पार्ट से इसे काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, MTP होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कंडीशन में हाई चांसेस है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Infection or the disease which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal disease or reproductive tract infection, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल सकते हैं, वेनरेबल डिसीज बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बीमारियां दी गई हैं यहाँ पे देखिए, गोनेरिया जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, मैं बी लिखती हूँ, ठीक है। सिफिलिस की बात करते हैं, बैक्टीरिया से हो रहा है। जेनाइटल हर्बिस, ये वायरल है, वायरस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया कैमरोडायलिसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। जेनाइटल वार्ड की बात करते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ट्राइकोमोनासिस की बात करते हैं, ये प्रोटोजोन की वजह से हो रहा है। हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस की वजह से हो रहा है। Of course, the most discussed infectious in the recent year, the HIV leading to the AIDS, जो कि वायरस से की वजह से होगा। आर सम ऑफ द कॉमन STI, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बीमारियां दी गई हैं जो कि STI हैं, मिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं, जैसे कि गोनेरिया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, सिफिलिस बैक्टीरिया की वजह से, जेनाइटल हर्ब्स वायरल है। बात करते हैं कैमरोडायसिस, बैक्टीरिया की वजह से होगा। जेनाइटल वार्ड बैक्टीरिया की वजह से होगा। ट्राइकोमोनासिस की बात करते हैं, प्रोटोजोन की वजह से हो रहा है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होगा। और एड्स इतनी खतरनाक बीमारी जिसको हो जाता है उसको छोड़ता नहीं है, मिस उसकी जान लेके ही छोड़ेगा, वो कौन है, वायरस की वजह से होगा, रेट्रोवायरस। Among these, the HIV infection is more dangerous and is discussed in the detail in the chapter 7. आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, जहाँ पे आपको एड्स के बारे में पूरी तरीके से समझाया गया है कि HIV की वजह से क्या होता है, मोस्ट इन्फेक्शियस या फिर मोस्ट डेंजरस बीमारी होती है जो कि एड्स है, और इसका कोई भी बोल सकते हैं कि निजात इलाज नहीं है। मीन्स इलाज तो है थोड़ा बहुत, वो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते इस वायरस को, ठीक है। Some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument, etc. with the infected person, transfusion of the blood or from the infected mother to the fetus too. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV मीन्स एड्स की बात की जा रही है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा अगर किसी इंसान को हुआ है तो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है उसको अच्छे से अगर क्लीन नहीं किया गया और वही सेम इस्तेमाल कर दिया जा रहा है हेल्दी पर्सन में, तो उससे ट्रांसमिट हो जा रहा है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से ही ये बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंजेक्शन निडल को शेयर करने में या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करने में, इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के पास अगर कोई ब्लड दिया जा रहा है, ठीक है, अगर कैंसर का केस है या फिर ब्लड एनीमिया का केस हो गया कि इन्फेक्टेड पर्सन है, ब्लड को ध्यान से देखा नहीं गया और ब्लड को हेल्दी पर्सन में दे दिया गया, तो उसको भी यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा कोई मदर प्रेग्नेंट है जिसको ऑलरेडी पहले से ही एड्स है, तो उसके बच्चे को भी होने के चांसेस है और होता भी है, क्योंकि लास्टली जो है बॉडी का फ्लूइड क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। बोला जा रहा है हेपेटाइटिस बी,
जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए और जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं अगर उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर दिया जाए, उनको डायग्नोसिस कर लिया जाए, तो उनका ट्रीटमेंट है और वो ईजिली प्रॉपरली क्या होते हैं, क्यूरेबल हैं। अर्ली यहाँ पे सिम्टम्स दिए गए हैं, देखिए अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूडेड द ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन। ठीक है, जो अर्ली सिम्टम होते हैं किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के, ईचिंग होगा जेनाइटल पार्ट में, ठीक है, खुजली होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगा। ये क्या है, ये बोल सकते हैं माइनर या अर्ली सिम्टम है किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के। ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग। अगर किसी फीमेल में कोई इन्फेक्शन हो गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो उसके में कोई सिम्टम ही नहीं दिखेगा, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, अनडिटेक्टेड है। एब्सेंस और द लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI deter the infected person from the going for timely detection and proper treatment। बोला जा रहा है कि या तो थोड़ा बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डाउट है मन में, अर्ली स्टेज में अगर कोई लगता है सिम्टम के डाउट हो सकते हैं या फिर थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि STI के ही प्रॉब्लम है, आपको फ़ौरन जाके डिटेक्ट कराना है, ठीक है, और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना है। दिस कुड लेड टू द कॉम्प्लिकेशन। बाद में यही जो अर्ली यहाँ पे सिम्टम्स जो दिख नहीं रहे हैं या थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, आगे चल के कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि लेटर विच इंक्लूडेड द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं PID, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा तो क्या होगा, PID हो जाएगा, मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। जो पेल्विक रीजन होगा उसमें स्वेलिंग होगा, फीमेल बार बार प्रेग्नेंट हो रही है तो एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ, बच्चा अगर पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हो रहा है, या फिर एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इम्प्लांटेशन, यहाँ पे लिखिए इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, इम्प्लांटेशन अकर अदर देन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हूँ इम्प्लांटेशन अकर अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा क्या पता फैलोपियन ट्यूब में ही हो जा रहा है यहाँ पे इम्प्लांटेशन, तो इसे कहते हैं इकोट्रोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, इनफर्टिलिटी और द कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। STI पहले से था, ध्यान नहीं दिया गया, डायग्नोसिस नहीं हुआ, उसका अच्छे से क्योर नहीं किया गया, तो क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशंस आ गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, PID हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है, फीमेल जितनी बार प्रेग्नेंट हो रही है हर बार क्या हो जा रहा है, एबॉर्ट हो जा रहा है बच्चा, अगर बच्चा पैदा भी हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ, या फिर बोल सकते हैं एक्टोट्रोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है यूट्रस के अलावा कहीं और पे इम्प्लांटेशन हो जा रहा है, मीन्स की फैलोपियन ट्यूब में हो जा रहा है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी जैसा केस हो सकता है और कैंसर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। STI आर द मेजर थ्रेटन टू द हेल्दी सोसाइटी। जो STI है ये बहुत ज़्यादा खतरा है हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और द अर्ली डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ दिस डिसीज आर गिवन प्राइमरी कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। इसी वजह से अगर किसी को थोड़ा भी संदेह है, थोड़ा भी डाउट है कि उसे यहाँ पे STI जैसा कुछ मन में अगर आ रहा है, संदेह हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, फ़ौरन उसको डायग्नोसिस कराना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ही क्या है इस बीमारी का एक बोल सकते हैं कि रोका जा सकता है, ठीक है। इसके प्राइमरी कंसिडरेशन है कि अगर किसी को बचना है ऐसी खतरनाक चीज़ों से तो आपको प्रिवेंशन करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को मन में थोड़ा सा डाउट है कि उसे STI जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे अर्ली डिटेक्शन करा के ही तुरंत इसको ट्रीटमेंट करना है, ओके। Though all the person are vulnerable of these disease infections, their incidence are reported to be very high among the person in the age group of 15 to 24, the age group to which you are also belong। बोला जा रहा है कि हर इंसान को खतरा है इस बीमारी से, इस इन्फेक्शन से, और ये रिपोर्ट भी देखा गया है कि जो हाईली रिस्की एज है पर्सन की 15 से 24 साल, ठीक है, जिस एज में आप बिलोंग करते हैं तो आप घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इतनी खतरनाक बीमारी से प्रिवेंशन कर सकते हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू बी पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है कि आप घबराएं, आपके पास क्या है, प्रिवेंशन है जिससे आप इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं।
वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए, सिद्धांत दिए गए हैं जिससे आप मानकर चलते हैं तो जिससे आपको ये STI जैसी बीमारी से कोई खतरा नहीं है। पहला क्या है, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। ठीक है, कोशिश करिए कि जो अननोन पार्टनर जिसे आप नहीं जानते या फिर जो मल्टीपल पार्टनर हैं, ठीक है, इन लोगों से सेक्स करना दूर रहिए। ठीक है, अवॉइड करिए ऐसा करना। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स आपको कंडोम जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कंट्रासेप्टिव के साथ साथ STI जैसी बीमारियों से भी बचाता है। ठीक है, in case of doubt one should go to the qualified doctor for the early detection and get complete treatment if diagnosis with infection। अगर किसी को संदेह है कि उसे STI जैसी बीमारियों का कुछ थोड़ा बहुत डाउट है कि अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं या मन में कुछ है, तो उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से डायग्नोसिस कराना चाहिए और कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि बीमारी पूरी तरीके से क्यूरेबल हो सके और दूसरे पार्टनर को स्प्रेड ना हो सके। इसका भी ध्यान रखना है। ओके, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे विद समरी और क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ से मैं पढ़ाई हूँ उसको रिवाइज कराना। पिल्स में क्या होता है, जो छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं फीमेल एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती हैं, उसमें थोड़ा स्मॉल डोज क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का। कौन इस्तेमाल करता है, फीमेल इस्तेमाल करती है। पिल्स को लेना कैसे है, जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा है 1 to 5 डे, इसी के बीच में तीसरे दिन चौथे दिन यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना और लगातार 21 डेज तक फीमेल को पिल्स खानी है। ठीक है, और जो 7 डे का जो गैप आएगा उसमें मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर से स्टार्ट कर देना है उसी मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम, फिर से इस्तेमाल कर देना है पिल्स का जब तक उसकी मर्जी है। और पिल्स का मेन काम क्या है, वो क्या करते हैं, एवोल्यूशन को रोकती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती हैं, इम्प्लांटेशन को भी होने नहीं देता, साथ में जो सर्विकल म्यूकस है इनको क्या करती है, इसकी क्वालिटी को चेंज करती है ताकि अगर स्पर्म आ रहा है तो उसे रिटार्ड कर दिया जाए। पिल्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और ये कौन इस्तेमाल कर रहा है, फीमेल, और हाईली इसको इस्तेमाल भी करती हैं। इस सहेली की बात करते हैं, सहेली क्या है, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, फीमेल इस्तेमाल करती है। कहाँ बना है, CDRI में बना है, लखनऊ। ठीक, इसके अलावा ये वंस वीक पिल है, मीन्स हफ्ते में बस एक बार। ठीक है, इसके भी साइड इफेक्ट बहुत ही कम है और हाईली क्या है, कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। पिल्स में क्या होता है कि जब तक फीमेल की डिज़ायर है, जब तक वो चाहती है कि ओव्यूलेशन ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो, प्रेगनेंसी को जब तक दूर रखना चाहती, तब तक वो 21 डेज तक नॉर्मली पिल्स ले सकती है। अगर वो सहेली का इस्तेमाल करती है तो वीक में वन डे। ठीक है, अब बात करते हैं इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट के बारे में, तो उनके भी सेम एज पिल है, जो भी इनका कंपोजिशन है, जो भी इंजेक्शन के थ्रू, इम्प्लांट्स के थ्रू, इम्प्लांट्स तो स्किन के अंदर दिया जाता है। ये देखिए इम्प्लांट के छोटे छोटे स्लाइड्स यहाँ पे दिए गए, स्किन के अंदर इसको अंदर कर। इम्प्लांट का मतलब होता क्या है, कोई दूसरी चीज़ ला के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, क्राफ्टिंग कर दिया जाए, तो ये है इम्प्लांट। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन होता है, साथ में कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है सेम सिमिलर पिल्स की तरह, बट इनका जो बोल सकते हैं इफेक्टिव पीरियड है हाई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की, अगर हम बात करेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी इंटरकोर्स कर रहा है बिना विदाउट कोई प्रोटेक्शन, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हुआ या फिर रेप के टाइम, क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन IUD के साथ दिया जाता है विदिन 72 आवर्स में, 3 दिन के अंदर, ताकि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव दे दिया जाए और किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाए। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड में। सर्जिकल मेथड का मतलब होता है स्टरलाइजेशन, कि पूरी तरीके से यहाँ पे कट किया जाता है, नसबंदी की जाती है ताकि आगे इन फ्यूचर प्रेग्नेंट ना हो सके फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये। ठीक है, टर्मिनेशन किया जाता है ताकि कोई फर्दर और प्रेगनेंसी ना हो सके। जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है यहाँ पे गैमेट तो बनते हैं बट गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी को रोका जाता है। स्टेराइजेशन जो होता है मेल में, अगर बात करते हैं वेसेक्टोटोमी, जहाँ पे वॉस डिफरेंस को कट करके टाइट किया जाता है। अगर बात करें ट्यूबेक्टोटोमी, ये फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और उसको टाइट किया जाता है फीमेल्स में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया वेसेक्टोटोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट जो होता है वॉस डिफरेंस को कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसे टाइट किया जाता है इस स्क्रोटम में चीरा लगा के। अगर हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोटोमी, तो जो फीमेल है उसके फैलोपियन ट्यूब में कट किया जाता है, टाइट किया जाता है एब्डोमेन के थ्रू या वजाइना के थ्रू, और ये हाईली इफेक्टिव है बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही खराब है, पुअर है। ओके, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं वेसेक्टोटोमी किस में हो रहा है, मेल में हो रहा है। देखिए ये कौन है,
टेस्टिस है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कहाँ पे स्पर्म बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट बन रहे हैं, बट एपिडिडाइमिस से होता हुआ वॉस डिफरेंस तक जा रहा है, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है। किसके पास नहीं जा रहा है? एक्सेसरी जो यहाँ पे ग्लैंड है, जैसे कि यहाँ पे सीमेनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बोइथर ग्लैंड है, यहाँ पे आगे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो तो बन रहा है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, बट गैमेट का ट्रांसफर क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, रास्ता कट गया, बंद हो गया। बात करते हैं ट्यूबेक्टिट्यूब में, जो कि फीमेल में होता है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में कट लग गया है, टाइट कर दिया गया है, जो भी गैमेट है यहीं तक रहेंगे, गैमेट्स तो बनेंगे दोनों में, बट गैमेट का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है ताकि आगे गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाए। तो इस वजह से आगे प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो कंट्रासेप्टिक मेथड है, इसको अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रोफेशनल में जो लोग हैं उनसे क्वालिफाइड लोगों से ही सलाह लेकर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डिफरेंट टाइप की कंट्रासेप्टिक मेथड है। ठीक है, जो कंट्रासेप्टिक मेथड है इनका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल मेथड के अगेंस्ट है। ठीक है, कोई अगर प्रेग्नेंट हो रहा है वो नेचुरल मेथड है, अगर हम उसके अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव की, ये दो ही केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, या फिर स्पेस चाहते हैं, गैप चाहते हैं बच्चों के बीच में, या कोई अपना पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी चीज़ देखा गया है कि कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने से जो पॉपुलेशन का यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था वो धीरे धीरे पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी कंट्रोल किया गया है। बट अगर डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जाएगा तो कुछ ऐसे पॉसिबल यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे जिससे बीमार हो सकती है फीमेल, जैसे नोजिया देखने को मिलता है, ठीक है, वोमिटिंग आना, थोड़ा बहुत जी मचलाना, इसके अलावा एब्डोमेन पेन हो रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते हैं इल इफेक्ट दिखाए जा रहे हैं, जो कि अगर रेगुलर बेसिस पे कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो, इसीलिए जब ज़रूरत पड़े तभी इस्तेमाल करें, बाकी टाइम नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एमटीपी का। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। किस तरीके से मेडिकल प्रोफेशन की मदद लेकर आप प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं, इसे अबॉर्शन करा सकते हैं। एमटीपी का मतलब होता है इंटेंशन, आपकी इच्छा है, वॉलंटरी टर्मिनेशन हो रहा, आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं चाहते, मीन्स कि अबॉर्शन कराना चाहते हैं। ठीक है, एमटीपी का फुल फॉर्म दिया गया, बोला गया है कि वर्ल्ड में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म किए जाते हैं हर साल, जो कि दिखाते हैं 1/5 कंसीव प्रेगनेंसी को। मीन्स कि 1/5 जो कंसीव प्रेगनेंसी है वो कहाँ जा रही है? अबॉर्शन के लिए जा रही है, मीन्स एमटीपी के लिए जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एमटीपी की, बहुत जगह बहुत सारी कंट्री में एमटीपी को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऐसा करना पाप है, हत्या है, इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस, सोशल इशू है सबके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज्ड किया है 1971 में, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है, क्योंकि इसके मिसयूज इस तरीके से भी हो सकते हैं कि एम्यूनोसिंथेसिस की मदद से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाए, जिससे पता चले कि अगर फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करा दे रहे हैं, मीन्स उस फीमेल को मार दे रहे हैं, जो कि ये इंडिया में हो रहा है, हाईली रिपोर्टेड है। ठीक है, एमटीपी क्यों कराना चाहिए? ताकि अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उससे छुटकारा मिल सके। क्यों हुआ? क्योंकि अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हुआ, या फिर कंट्रासेप्टिव मेथड से इसे काम नहीं किया, या फिर रेप के टाइम हुआ, ऐसा कुछ। ठीक है, एमटीपी के लिए बोला जाता है एमटीपी कराना उस कंडीशन में भी ज़रूरी है जब फीमेल लगातार प्रेग्नेंट हो रही है, कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी हो रही है, जो कि हार्मफुल है बच्चे के लिए और मदर के लिए, और दोनों की जान के लिए खतरा, उस कंडीशन में एमटीपी करा सकते हैं। एमटीपी के लिए एक सेफ टाइम है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मीन्स 12 वीक से पहले, मीन्स 3 महीने से पहले, ये सेफ है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, बात करते हैं 6 महीने से पहले, या फिर हम बोल सकते हैं 24 वीक से पहले, ये थोड़ा सा हाई रिस्कर है, बट इसमें भी सेफ है। ठीक है, अगर बात करते हैं एमटीपी की, तो एमटीपी बहुत जगह अनक्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा करा रहे, जो कि अनसेफ है बच्चे के लिए भी। बच्चे तो जा ही रहे हैं, मान लो मदर की जान के लिए भी खतरा है। ठीक है, और एमटीपी की ही मदद से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल है, फोर्टिसाइड जो फीमेल है, हम बोल सकते हैं कि जो फीटस है वो फीमेल है उसे ख़त्म कर रही है, क्योंकि एम्यूनोसिंथेसिस की मदद से क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पर इलीगल तरीके से सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं और एमटीपी की मदद से उस फीमेल को मार रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटली क्या है, हम बोल सकते हैं इलीगल है। यहाँ पे बोला गया कि जो एमटीपी अमेंडमेंट हुआ है 2017 में हुआ है, गवर्नमेंट चाहती है कि एमटीपी इसलिए हो ताकि जो फीमेल मैटर्निटी, उसकी मोर्टेलिटी या मोबिलिटी जो भी है प्रॉब्लम, उसे शॉर्ट आउट किया जाए। अगर 12 वीक से पहले है तो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगा, अगर 24 वीक से पहले है, मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर से पहले, तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होंगे। एमटीपी कराना तभी ज़रूरी है जब कंटिन्यूसली फीमेल जो है बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, उस कंडीशन में मदर को या तो फिजिकली इंजर्ड है या मेंटली वो स्टेबल नहीं है, उस कंडीशन में एमटीपी हो, या फिर ये कंडीशन आए कि जहाँ पर बच्चा हैंडीकैप्ड है, मीन्स कि उसकी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी, उस कंडीशन में एमटीपी को प्रोसीड किया जाए।
आगे देखते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि डेंजरस हो सकती हैं, बच्चे के लिए भी, मदर के लिए भी, दोनों की जान के लिए खतरा है। और काउंसलिंग क्या गया है कि एमटीपी अगर ये सारी चीज़ों को रोका जाए तो यहाँ पे क्या किया जाए, अनप्रोटेक्टिव जो इंटरकोर्सेज हो रहे हैं उन्हें कम किया जाए। ये जो रिस्क फैक्टर है इलीगल एबॉर्शन का, इसे भी रोका जाए और इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से ये जो ट्रेंड है अपोजिट हो जाएगा। बात करते हैं एसटीआई जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी बीमारी जो इंटरकोर्स के दौरान ही एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलता है, स्प्रेड होता है। इसीलिए इस बीमारी को हम बोल सकते हैं वेनरेबल डिसीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ दी गई, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनेटल हर्प हो गया, क्लेमोडाइसिस हो गया, जेनेटल वॉर्ड्स हो गया, ट्राइकोमोनासिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हेपेटाइटिस बी और एचआईवी की बात करते हैं, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलता ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर दिया उससे साफ सफाई बिना किए, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसफ्यूज़न हुआ ब्लड का इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इससे होने के चांसेस हैं और होते भी हैं। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है लेकिन उसे हेपेटाइटिस बी एचआईवी है तो उस बच्चे को भी हो जाएगा, उसके फीटस में। ठीक है, बोला गया हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स और एचआईवी को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी बीमारियां अब तक दी गई हैं जो एसटीआई हैं, अगर उनको अर्ली डिटेक्शन किया जाए, डायग्नोसिस किया जाए तो उनका प्रॉपर इलाज और ठीक हो सकती हैं। जो अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, बहुत ही माइनर है, ईचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइटली पेन स्वेलिंग हो सकता है जेनाइटल रीजन में। इसके अलावा जो फीमेल इन्फेक्टेड है जिसको एसटीआई है तो उसमें सिम्टम्स नहीं दिखते और काफ़ी लंबे समय तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखता। अगर थोड़ा भी सिम्टम्स लगता है, ठीक है, मन में लग रहा है कि शंका है, ठीक है, आपको संदेह है उस बात के लिए, या फिर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं करते तो कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गया, अबॉर्शन हो गया, ठीक है, अपने आप कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, कुछ 3-4 महीने बाद अपने आप मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टिल बर्थ की कि बच्चा पैदा भी होगा तो मरा हुआ पैदा होगा। एक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाएगा, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। ठीक, इनफर्टिलिटी हो गया, इवन कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। जो एसटीआई होता है ये हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक है, इसीलिए इसका जो प्राइमरी कंसंट्रेशन ये है कि हमें बचाव रखना चाहिए, प्रिवेंशन रखना चाहिए। अगर किसी को थोड़ा बहुत अर्ली सिम्टम लगता है, ऐसा कुछ मन में संदेह है तो उसको तुरंत फौरन डॉक्टर से ज़रूर उस बारे में बात करना चाहिए, डिटेक्ट कराना चाहिए। अगर सच में वो है तो उसका इलाज वो खुद कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जो हमारे एज ग्रुप है, मीन्स 15 to 24 जो हमारा एज ग्रुप है, इस एज में ये जो एसटीआई है बहुत हाईली क्या करती है, स्प्रेड होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स यहाँ दिए गए हैं जिसे फॉलो करके आप इतनी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। पहला कि अवॉइड करना है सेक्स, किनसे इंटरकोर्स बनाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाना, जैसे कि अननोन पार्टनर है जिन्हें आप नहीं जानते, या मल्टीपल पार्टनर से। ठीक है, और ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम आपको कंडोम यूज़ करना है, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही है एक, लेकिन साथ में एसटीआई जैसे खतरनाक बीमारियों से भी प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। अगर मन में कोई भी संदेह है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास खुद का सच में डिग्री सर्टिफिकेट है, उसके पास जाइए, वो आपको बताएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है अर्ली डिटेक्शन करेगा, अगर उसे लगता है कि हाँ बीमारी है तो उसका सच में ट्रीटमेंट करेगा और इस इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम लोग इनफर्टिलिटी पढ़ के समरी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।